IBN 7 के खास कार्यक्रम बिहार डायलॉग में तमाम लोग मौजूद हैं और इन दिग्गजों से अपनी अपनी राय लेकर भी जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे डिप्टी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी भी हैं मंच हो सकता है। और सुशील कुमार मोदी जी बहुत ही घनिष्ठता के साथ, बहुत ही क्लोजनेस के साथ काम कर चुके हैं नीतीश कुमार के साथ, उनके गवर्नेंस के फॉर्मूले के साथ, जो तमाम चीजें वो जानते हैं, मानते हैं। अब सुशील कुमार मोदी जी का सेशन है ये, और इसके पहले कि सुशील कुमार मोदी जी के सेशन को हम शुरू करें, मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पे उनका औपचारिक तौर पर वेलकम करने के लिए। हमारे साथ कुमार प्रबोध साहब हैं, एडिटर ETV बिहार के, कि वो स्टेज पर आएं और गुलदस्ता देकर सुशील कुमार मोदी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों, हम सबके मेहमान हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमारे मुख्यमंत्री भी हैं आप सबके, जो बिहार में रह रहे हैं लोग बाग। मोदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा शुरुआत आप ही करिए, पहले 10 मिनट आपके, और उसके बाद अगर आप इजाजत देंगे तो कुछ लोग आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। आइए, आप आइए सबसे पहले। माननीय भारत सरकार के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय जगदीश चंद्रा जी, तमाम इस परिवार के सदस्यगण और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, इसके पूर्व के सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको संबोधित किया है। मुझे ये नहीं मालूम कि उनका क्या भाषण हुआ, इसलिए अगर मुझे मालूम रहता तो शायद मेरे लिए बोलना और आसान हो जाता। मित्रों, सबसे पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया है। मित्रों, बिहार का चुनाव सबों के सामने है। मेरा ऐसा मानना है कि लालू यादव ने जितना बिहार का नुकसान किया होगा, उससे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार ने बिहार का कर दिया। इसलिए ज्यादा नुकसान कर दिया कि लालू जी ने तो एक रुकी हुई गाड़ी को डिरेल किया, जो ठहरी हुई गाड़ी थी उसको डिरेल किया उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार ने एक तेज गति से चलने वाली गाड़ी को अचानक डिरेल कर दिया। और जब चलती हुई गाड़ी का डिरेलमेंट होता तो ज्यादा खतरनाक होता है, बजाय ठहरी हुई गाड़ी को आगे पीछे करने में अगर डिरेल्ड हो। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि बिहार में लोगों ने सभी पार्टियों को बारी बारी से मौका दिया है। 80 से 90 तक बिहार में कांग्रेस की सरकार थी और प्रचंड बहुमत की सरकार थी 80 से 90 कांग्रेस की। लेकिन आप देखेंगे कि 10 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री हुए। कोई मुख्यमंत्री अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कोई 8 महीना, कोई 10 महीना, कोई 16 महीना। आप औसत देखें तो 10 साल में 5 मुख्यमंत्री बनते, उसको हटाने का अभियान प्रारंभ हो जाता था। तो कांग्रेस को जो मौका मिला, मैं पुराने 80 के पहले के इतिहास में नहीं जा रहा हूं, मैं हाल के 35 वर्षों के इतिहास में जा रहा हूं। तो कांग्रेस को जो 80 से 90 मौका मिला, वो डिलीवर नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, और उन्होंने जो अवसर मिला था उस अवसर को खो दिया। 90 में लालू प्रसाद यादव जी का पदार्पण होता है। बिहार की जनता ने 90 से 2000 10 साल लालू यादव, राबड़ी देवी, राष्ट्रीय जनता दल को, और अगले 5 साल कांग्रेस, राजद, इन दोनों को मिलकर मौका दिया। लेकिन 15 साल के इतिहास के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो पूरा 15 साल का कालखंड नरसंहारों के लिए जाना जाएगा, अपहरण के लिए जाना जाएगा, चरवाहा विद्यालय के लिए जाना जाएगा, तेल पिलावन, लाठी चलावन के लिए जाना जाएगा, लालटेन के लिए जाना जाएगा, गड्ढे वाली सड़क के लिए जाना जाएगा। यानी जो विकास के जो पैरामीटर्स हो सकते हैं, उसका जो निकृष्टतम स्वरूप हो सकता है, और हम लोगों ने उस दौर को देखा है। यहाँ बहुत सारे बैठे लोगों ने वो दौर नहीं देखा होगा, हम लोगों ने झेला है। क्योंकि संयोग से मैं 90 में विधायक बना और 96 से लेकर 2004 तक मैं नेता विरोधी दल था। यानी विधानसभा के भीतर भी और हमला हो सकता है नेता विरोधी दल पर, और किस तरह का वो आतंक भय का साम्राज्य था, उसको बिहार की जनता भूल नहीं सकती है। नीतीश जी भले उसको, उस दौर को भुलाने का प्रयास करें, भूल जाएं, लेकिन बिहार की जनता उन 15 वर्षों के दौर को भूल नहीं सकती है। और उस 15 वर्षों में 5 साल कांग्रेस शामिल थी।
इसलिए जब हम कहते हैं कि लालू जी का 15 साल का जंगल राज, तो केवल राजद का 10 साल नहीं है। अगर कांग्रेस ने उस समय सरकार को नहीं बचाया होता तो लालू जी का 5 साल और नहीं चलता, यानी राबड़ी जी का। इसलिए जो 15 साल का जंगल राज है उसे 5 साल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों बराबर की भागीदार है। तो उनको जो मौका मिला तो उन्होंने पूरा ही खो दिया, वो मौका, अवसर गंवा दिया। लोगों ने उनको हटाकर नीतीश जी को मौका दिया, मिली जुली सरकार बनी, बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनी। 5 साल अच्छा काम हुआ। जब 2010 में गए तो लोगों ने गठबंधन को दुगना वोट दिया, हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बना दिया। बिहार में तो कम से कम रिकॉर्ड बनी गया कि 243 में 206 विधानसभा की सीट, 3/4 मेजोरिटी, इतना प्रचंड बहुमत। और वो केवल एक व्यक्ति को नहीं मिला था, एक पार्टी को नहीं मिला था, वो बीजेपी जेडीयू को मिला था, एनडीए को मिला था, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को मिला था। केवल एक व्यक्ति को वो मैंडेट नहीं था। क्योंकि अच्छा काम हुआ, लोगों ने मौका दिया, दोबारा मौका दिया। लेकिन 2010 में जब दोबारा मौका मिला, एक अच्छी भली सरकार चल रही थी, लोग खुश थे। ठीक है, सरकारों में कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन 2-2.5 साल के बाद उस गठबंधन को तोड़ दिया गया। और आज तक उसका कोई जस्टिफिकेशन ही क्यों तोड़ा गया, मैंने गठबंधन में क्या रुकावट, क्या बाधा पैदा हुई, कौन इश्यूज रेज हुए? केवल एक व्यक्ति को बीजेपी ने तय कर दिया देश के प्रधानमंत्री के नाते, और आपने उसके लिए, जिसका बिहार से कोई संबंध नहीं था, लोग चाहते थे कि बीजेपी जेडीयू की सरकार चले, बिहार के अंदर अच्छा काम हो रहा है, कानून का राज कायम था, विकास हो रहा था। और जो लोग कहते थे कि कल तक बिहारी कहलाना शर्म की बात थी और आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है, तो किसकी सरकार थी जिसमें बिहारी कहलाना शर्म की बात थी? किसका कार्यकाल था जिसमें बिहारी अपनी पहचान छिपाया करते थे? और आपने एक अच्छे खासे गठबंधन को तोड़ दिया। एक चलती हुई सरकार के समय ने कहा कि अगर कोई तेज गाड़ी चल रही उसको डिरेल्ड कर दे तो वो जो दुर्घटना होती है, और कांग्रेस की जो गाड़ी थी तो ठहरी हुई गाड़ी थी, लालू जी ने हल्का फुल्का आगे पीछे धक्का लगाया, डिरेल्ड हो गई गाड़ी। जैसे मैंने कहा कि लालू जी ने तो ठहरी हुई गाड़ी को डिरेल्ड किया, लेकिन उन्होंने एक तेज गति से विकास की चलने वाली गाड़ी को पटरी से बेपटरी कर दिया, गठबंधन तोड़ दिया। और जिसके लिए इनको मैंडेट नहीं था वो काम किया उन्होंने। आप चुनाव में जाइए, आज आप मिलकर जा रहे हैं, चुनाव लड़िए, अगर कल जनता आपको देगी मैंडेट, आप काम कीजिए। लेकिन सवाल पूछेंगे लोग कि क्या आपको राजद कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार की जनता ने 2010 में वोट दिया था? आपने बीजेपी को गठबंधन क्यों तोड़ दिया? इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जवाब देना पड़ेगा कि बीजेपी जेडीयू की सरकार जो काम कर रही थी, आखिर गठबंधन टूटने के बाद बिहार में काम क्यों रुक गया? मित्रों, मैं केवल याद कराना चाहूंगा कि पहले जो गठबंधन टूटने के बाद का 1 साल था, मुख्यमंत्री खुद 19 विभाग अकेले चला रहे थे। बीजेपी के मंत्रियों के सारे महत्वपूर्ण विभाग अकेले मुख्यमंत्री चला रहे थे। और जब पूरी एनर्जी पॉलिटिकल मैनेजमेंट में चली जाएगी तो गवर्नेंस कैसे होगा? इसमें बार बार एक ही बात कहता हूं कि बिहार को अगर सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो गवर्नेंस हैड बिकम द बिगेस्ट कैजुअलिटी। जो सुशासन या जिसको कानून का या शासन कहते थे, तो जो गवर्नेंस है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ इस गठबंधन को टूटने के बाद। और मैं एक बात कहता हूं कि लाभ उनको मिलेगा कि हमको मिलेगा? हमको क्या नुकसान? हम तो आज मुख्य विपक्षी दल हो गए। हम तो छोटे भाई की भूमिका में थे, हम तो दूसरे नंबर पर थे, और आज हम केवल मुख्य विपक्षी दल नहीं है, बल्कि सारे गठबंधन हमको सत्ता में आने से रोकने के लिए हो रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है, साधारणतः गठबंधन बनते हैं रूलिंग पार्टी को रोकने के लिए गठबंधन बनता है। लेकिन बिहार में एक ऐसा गठबंधन बना है कि मुख्य विपक्षी दल सत्ता में ना आ जाए, उसको रोकने के लिए गठबंधन हो रहा है। विकास के लिए गठबंधन नहीं है, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन है। और से मेरे मित्रों में जो मैं कह रहा था कि 19 विभाग 1 साल तक स्वयं मुख्यमंत्री संभाल रहे थे, उसका परिणाम जो होना था गवर्नेंस पर, वो परिणाम हुआ। फिर लोकसभा का चुनाव आया, इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर, और इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि जब तक जनता मैंडेट नहीं देगी मैं दोबारा मुख्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं करूंगा। और बेचारे मांझी जी तो कभी गए नहीं थे कहने के लिए हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, पॉकेट से निकाल के जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया, ये सोच करके कठपुतली की सरकार होगी, जैसा कहेंगे दलित मुसहर समाज से आता है, मेरी बात मान जाएगा, मुख्यमंत्री बना दिया। और जब 8-9 महीने के भीतर
और जैसे अंतिम ओवर में कोई 4 और 6 लगाने लगता है, तो जब मांझी जी चौका और छक्का लगाने लगे तो कैप्टन को डर हो गया कि कहीं सेंचुरी नहीं बना दे, तो क्रीज से जबरदस्ती उनको आउट कराकर और खुद बैटिंग करने पहुंच गए। तो आपकी नैतिकता कहां चली गई? क्या आपने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव तक मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और 8-9 महीने के बाद ही आपने हटाकर, और जिन निर्णयों के कारण आप कह रहे थे कि बिहार अगर डूब जाएगा, बिहार को बर्बाद कर रहे, वही निर्णय आप उसके बाद लागू कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीजों को थोड़ा बहुत रद्द-बदल करके। और आपने कहा कि जब जनता मुझे मैंडेट देगी तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और आपने एक जीतन राम मांझी जी को हटा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। और मित्रों, इससे एक महत्व की बात है कि आपने बिहार को पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दलदल में धकेल दिया, जो एक देखिए गवर्नेंस के लिए आवश्यक है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हो, कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार हो। अगर कोई सरकार अपने बहुमत के लिए दिन रात परेशान रहेगी तो डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि आदमी के पास 24 घंटा है। और मैंने तो देखा है, विपक्ष में भी रहने का मुझे मौका मिला, और एक बात किसी ने कहा कि नीतीश जी के साथ जो एंकर अभी बोल रहे थे, तो मैं इतना ही बता दूं, जहां भी हम लोग रहते हैं ईमानदारी से काम करते हैं। अगर विरोधी दल के नेता के नाते काम करने का मौका मिला तो लालू के घर एक बार नहीं गए 15 साल के अंदर, और कोई मौका नहीं छोड़ा विरोधी दल के नेता के रूप में उनकी एक एक बात को एक्सपोज करने के लिए। तो जहां रहते विपक्ष की भूमिका में थे तो ईमानदारी के साथ हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका का निर्वाह किया, जब साथ में रहे तो ईमानदारी के साथ गठबंधन की भूमिका का निर्वाह किया। और जिस दिन गठबंधन टूट गया 12 घंटा भी नहीं लगा, उसी तरह से पुराने तेवर में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका के अंदर और काम करते रहे। तो दोस्ती और दुश्मनी क्या होती है? राजनीति में कोई दोस्ती और दुश्मनी थोड़ी है, सब लोग मित्र हैं। और ठीक कहा जगदीश चंद्रा जी ने, इस जिंदगी के इस मोड़ पर कब कौन कहाँ मिलेगा कौन जानता है, कि कब कौन कहाँ मिलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नैतिकता की बात, ईमानदारी की बात, पारदर्शिता की बात जब करते हैं तो कुल मिलाकर बिहार को एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दलदल में लाकर आपने फंसा दिया। गठबंधन तोड़ दिया, 19 महीने अकेले सरकार चला रहे हैं, फिर इस्तीफा दे दिया, फिर मांझी जी को बना दिया, फिर उनको हटा दिया, फिर बन गए, फिर आपने गठबंधन कर लिया लालू जी और कांग्रेस के साथ। तो क्या बिहार की जनता ने आपको डिसाइसिव मैंडेट दिया था? क्या इसी जोड़ तोड़ के लिए, इसी तरह के 25 महीनों से बिहार में क्या हो रहा है? और आज समय नहीं है, क्या हाल हुआ बिहार का, चाहे वो ग्रोथ रेट हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो, क्राइम हो, कोई भी एक पैरामीटर का नाम बता दीजिए जिस पैरामीटर पर बिहार पिछले 25 महीनों के अंदर और आगे बढ़ा है। हर पैरामीटर पर या तो स्टैटिक है, स्टैग्नेट कर रहा है, या नीचे की ओर जा रहे हैं, हर पैरामीटर पर। और मैं तो चुनौती देता हूं, एक योजना का नाम बता दें, एक योजना का नाम कि 25 महीने में इस सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की, तो मुझे नाम बता दीजिए। वही साइकिल योजना, वही छात्रवृत्ति योजना, और जिन उपलब्धियों का मुख्यमंत्री जी भी बोल कर गए होंगे वो सारी उपलब्धियां मिली जुली सरकार की उपलब्धि है। मिलकर दोनों भाइयों ने काम किया और मजदूरी मांगने अकेले चले गए। अरे खेत को जोतने कोड़ने का काम दो भाइयों ने मिलकर किया, दो गठबंधन ने मिलकर किया, और जब मजदूरी मांगने का समय आया तो छोड़कर चले गए और अकेले मजदूरी मांगने चले गए और श्रेय ले रहे हैं कि सब कुछ मैंने किया, मैंने किया, मेरे कारण बदलाव, मैं बिहार हूं। तो अगर आपके कारण बिहार है तो करके दिखाइए बदलाव। 25 महीने में क्यों नहीं कर पाए? मित्रों, कोई व्यक्ति अगर अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा हो सकता व्यक्ति, लेकिन उसको अगर मेजॉरिटी नहीं है, समर्थन नहीं है, सहयोग नहीं है, तो जिस तरह का समर्थन हम लोगों ने दिया नीतीश जी को जिंदगी भर इस बात का, और इस बात उनको चुभती रहेगी कि 17 साल बीजेपी ने जिस तरह का साथ दिया है वैसा साथ उनको इस जिंदगी में कोई दूसरी पार्टी, दूसरा गठबंधन और दूसरे लोग नहीं मिलेंगे। और हम लोगों ने साथ दिया, उसी का परिणाम था कि इतना अच्छा काम हो पाया। और क्या सब काम उन्होंने ही किया? एक वित्त मंत्री के नाते मैं कोई अपनी प्रशंसा बखान करने के लिए नहीं खड़ा हूं, परंतु 8-9 विभागों का काम मैंने 7 साल में करने का काम किया। हमारे एक मंत्री, नंद किशोर यादव हो, अश्विनी चौबे हो, गिरिराज सिंह हो, डॉक्टर प्रेम कुमार हो, हमारे मंत्रियों का परफॉर्मेंस जदयू के मंत्रियों से बेहतर था। लेकिन चूंकि जो लीडर होता है उसको हर चीज का श्रेय मिल जाता है, उसका नाम अखबार में आता है। अब लोग अगर राज्य की वित्तीय स्थिति में इतनी, और मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि हर साल जब तक मैं वित्त मंत्री था, जो बिहार का रेवेन्यू का जो ग्रोथ था वो 20% पर एनम था, 20%।
और गठबंधन टूटने के बाद 14-15 में 3.3%, यानी पिछले 15 साल में जो लोएस्ट ग्रोथ है रेवेन्यू का, वो पिछले साल बाद 3.3%। अब चूंकि मीडिया को इन चीज़ों में रुचि नहीं रहती है, उनको बाकी चीज़ों में ज़्यादा रुचि रहती है, कौन इसको देखता है कि भाई आखिर 3.3% का ग्रोथ क्यों है रेवेन्यू का। और जब तक हम लोग थे तो कोई साल नहीं था कि 20% से ज़्यादा कॉमर्शियल टैक्सेस हो, चाहे वो एक्साइज हो या ट्रांसपोर्ट हो, उसका ग्रोथ था। अब क्राइम की बात अगर लें, आप तुलना करें दूसरे राज्यों से, आप तुलना कीजिए बिहार से ना, कि 2005 में हत्या के आंकड़े क्या थे, 2005 में बलात्कार के आंकड़े क्या थे, और 2005 में डकैती के आंकड़े क्या थे। और 2005 के बाद जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड था क्राइम का, आप देखेंगे पिछले 2-3 साल के अंदर फिर वो ट्रेंड बढ़ने लगा। और मैं आपको बता दूं जगदीश जी कि 2005 में जितनी हत्या हुई थी वो आंकड़ा 2013, 14, 15 में पार कर गया। तो ये तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड होना चाहिए था कि गुड गवर्नेंस का ही था कि अगर 2000 हत्या थी तो घटकर 1800 हुआ, 1700 हुआ, 1600 हुआ। आप ग्राफ देखिए निकाल कर डकैती का, आप ग्राफ देखिए बलात्कार का रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरा। अब आप मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बाकी राज्यों से तुलना कर रहे हैं, तो लोग दूसरे राज्यों से तुलना करने के लिए नहीं बढ़िया, लोग देख रहे हैं कि जब बीजेपी जेडीयू की सरकार थी उस समय गवर्नेंस कैसा था, उस समय विकास कैसा था, उस समय हालत क्या थी और आज हालत क्या है। लोग लालू यादव के समय से तुलना नहीं करते, लोग कंपेयर कर रहे हैं एनडीए और आज का यूपीए। 7 साल बनाम 25 महीना, 7 साल जब बीजेपी जेडीयू की सरकार थी उस समय बिहार में किस तरह का डेवलपमेंट और किस तरह का काम हुआ और आज क्या हो रहा बिहार के अंदर। और फिर मित्रों, मैंने जो कहा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, फिर कहा कि विलय करेंगे, 3 महीना विलय का नाटक चलता रहा, मुलायम सिंह यादव को नेता घोषित कर दिया, फिर विलय के बाद हुआ कि महागठबंधन होगा, विलय नहीं होगा, फिर महागठबंधन हुआ, तारिक साहब छोड़ के चले गए, फिर मुलायम सिंह यादव छोड़ के चले गए। तो जो सर्वोच्च नेता थे, जिनको आपने सर्वोच्च नेता नियुक्त किया, वही छोड़ के चला गया। तो एक ऐसा गठबंधन है जिसका कि टॉप जो है, जिसको आपने सर्वोच्च नेता और बनाया, वही गठबंधन को, यानी कानून का राज कायम करना, लॉ एंड ऑर्डर, ये किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और वो सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा है बिजली, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के बिना बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो न विकास होगा न प्रगति होगी। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ये सर्वोच्च प्राथमिकता किसी भी सरकार की होनी चाहिए। दूसरा बिजली, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए कृषि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक होना चाहिए। फिर स्किल डेवलपमेंट, हमारे जो लाखों नौजवान हैं वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ पर भी हैं, तो उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए उनका स्किल डेवलपमेंट, उनके हुनर का विकास, उनके कौशल का विकास। फिर उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र। और फिर SC, ST, EBC, माइनॉरिटी, ऊंची जाति के गरीब लोग। और बाकी बिहार इतना गरीब और पिछड़ा राज्य है कि आप प्राथमिकता तय नहीं कर सकते। यू डोंट हैव अ लिबर्टी टू प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटी। प्राथमिकता तो वो राज्य करता भी, बिजली में आत्मनिर्भर हो गए तो अब अगली बार हमको सड़क करना, सड़क में हो गए तो हमको बिजली करना है। तो हमको प्रायोरिटी चयन करने का स्कोप ही नहीं है, हमारे लिए हर चीज प्राथमिकता है। लेकिन फिर भी अगर प्राथमिकता का क्रम नहीं, तो कोई कहेंगे आपने एग्रीकल्चर को 3रे नंबर पर डाल दिया, इंडस्ट्रीज को 6ठे नंबर पर डाल दिया। तो मैंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में एक साथ सभी मोर्चों पर आपको आक्रमण करना पड़ेगा, हर मोर्चे पर आपको काम करना पड़ेगा। और इसलिए बाकी तो और इसका डिटेल्स है। और देखिए, जो गवर्नेंस के लिए कोई आइडियोलॉजी, गवर्नेंस में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हों, लालू जी हों, कल कोई और हो, तो सड़क अच्छी बनी, जिसमें आइडियोलॉजी क्या है? बिजली घर घर तक पहुंचनी चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, जो दलित महादलित उनका विकास होना चाहिए। तो इसमें कोई आइडियोलॉजी का रोल नहीं है, कोई आइडियोलॉजी प्ले नहीं करता है। गुड गवर्नेंस विद गुड मेजॉरिटी, यही चीज अंततः जो है लोगों को और लोग पसंद करते हैं और वो चीज डिलीवर होता है। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर और मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया है, और मैं बिहार की जनता से इस चैनल के माध्यम से फिर वही अपील करूंगा कि केंद्र के अनुरूप बिहार में सरकार बनाइए, और एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, अब की बार भाजपा सरकार। और जब हम भाजपा सरकार कहते हैं तो उसमें
रामविलास पासवान जी की पार्टी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उसमें जीतन राम मांझी जी की पार्टी, यानी उसमें पूरा वो सारे लोग सम्मिलित थे। इसलिए भाजपा गठबंधन की सरकार, इसलिए एक मौका दीजिए। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करूंगा। बाकी जनता का जनादेश है, जनता जो आदेश देगी, जहां रहेंगे ईमानदारी से काम करेंगे। अगर जनता ने कहा विपक्ष में बैठना है तो उसी ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करेंगे, जिस ईमानदारी से और सरकार में रहकर गवर्नेंस और सरकार चलाने के अंदर जिस ईमानदारी से प्रयास किया है, उसी ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका का भी निर्वाह करेंगे। और बाकी जनता के हाथ में है। तो मित्रों, यही बातें मुझे कुछ लग रही थी आपके बीच कहने के लिए। आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मैं यथासंभव अपनी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। आप बैठिए। सुशील मोदी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। पहला सवाल सबकी इजाज़त से मैं पूछ लेता हूँ, उसके बाद फोरम खुला हुआ है, जो हाथ उठाएंगे उनका हम कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, सुशील जी, दूसरी वाली टीम का आपने तमाम खामियां गिनाई जो आपकी, जिससे आपका मुकाबला हो रहा है। उस टीम में सुपर कैप्टन जो थे वो तो नहीं रहे, छोड़ दिया उन्होंने गठबंधन, महागठबंधन से वो गठबंधन पे आ गया, लेकिन वहां कैप्टन दिख रहा है। ये सवाल हम सब जानना चाहते हैं, मेरे ख्याल से जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, कि आपकी टीम का कैप्टन कौन है? अब की बार भाजपा सरकार क्यों कहा गया? किसी का नाम वहां पर क्यों नहीं है? क्या ये कोई रणनीति है या आपको कोई नाम घोषित करके चुनाव लड़ने में दिक्कत है? नहीं, देखिए, जनता जब बहुमत देगी तो पार्टी निर्णय करेगी। मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि चुनाव के पहले कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी कोई राजद जदयू जैसी पार्टी नहीं कि वहाँ एक व्यक्ति के बाद दूसरा कौन, ये क्वेश्चन मार्क है। लालू जी के बाद कौन, नीतीश जी के बाद कौन, मुलायम सिंह के बाद कौन। यहाँ तो टैलेंट जो है, 1 दर्जन लोग हैं जिनको केंद्र में राज्य में काम करने का अनुभव है, 1 से एक अनुभवी लोग हैं जिन्होंने काम किया है। और मैं तो मानता हूं कि मुझसे ज्यादा टैलेंटेड और योग्य लोग पार्टी के अंदर हैं और पार्टी जो निर्णय करेगी वो सभी लोगों को स्वीकार्य होगा। इसलिए यहाँ पर एक टीम मिलकर, और कैप्टन तो नरेंद्र मोदी है ही, पूरे कैंपेन को लीड कर रहे हैं। जिस तरह से झारखंड के कैंपेन को उन्होंने लीड किया, अटल जी भी अपने समय में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व क्या करते थे। इसलिए कुल मिलाकर पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को ये लगा कि चुनाव के बाद ही फैसला किया जाए, या पार्टी को लग रहा है, अभी तो कोई वैसा फैसला नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ये कोई मुद्दा नहीं। और देखिए, कैप्टन अकेले कुछ नहीं कर सकता है। कैप्टन क्या धोनी अकेले किसी को हरा देगा क्या? कैप्टन की टीम कैसी है? ठीक, अच्छा कैप्टन चाहिए, लेकिन क्या बिना टीम के कोई कैप्टन किसी को हरा सकता है क्या? तो नीतीश जी अच्छे बुरे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि चूंकि उनकी टीम में नंदकिशोर यादव, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी जैसे लोग थे, और आज जिस टीम के अंदर लालू यादव जैसे लोग हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी है, फिर हाथ में छुरा लेकर बैठे हुए हैं, कब मौका लगे तो पीठ में छुरा घोंप दें। तो जहां इतना अविश्वास और इस तरह का माहौल है, और जो गठबंधन चुनाव के पहले ही बिखर गया, तो उस गठबंधन पर लोग क्या विश्वास करेंगे? और लालू जी को बिहार के लोग जानते हैं, और मैं तो लालू जी से आग्रह करूंगा कि रोज आप 1 घंटा किसी न किसी चैनल को इंटरव्यू दीजिए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। जितना आप बोलेंगे उतना ही जो है, और वो चुप नहीं रह सकते, और वो चुप रहना भी चाहेंगे तो चैनल वाले उनको चुप नहीं रहने देंगे। तो लालू जी जितना बोलेंगे उतना ही हमको वो मसाला दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। और नीतीश जी इनको बहुत समझाते हैं कि मत बोलिए, कम बोलिए, लेकिन लालू जी अपने आप में नेता हैं। और लालू जी के बारे में तो नीतीश जी ने कहा, एक समय कि सुधरने वाले नहीं है। जो साथ में थे और जब रेल मंत्री बने और प्रचार करते थे कि मैंने बड़ा काम किया, तो कहते हैं कि दुनिया सुधर सकती है, नीतीश जी का है। तो और हम लोग कहते हैं कि दुनिया सुधर सकती है, लेकिन लालू यादव जो है वो सुधर नहीं सकते। और मैं तो लालू यादव को 45 साल से जानता हूं। मैंने तो छात्र संघ का चुनाव मिलकर लड़ा, एक ही छात्र संघ में मैं उनका जनरल सेक्रेटरी था, तो मुझसे ज्यादा कौन जानेगा लालू यादव को। तो इसीलिए लालू यादव जो 45 साल पहले जो थे, नॉन सीरियस, कैजुअल, हंसी मजाक, तो वो जो 45 साल पहले था, आज भी वही है। सवाल लेते हैं एक एक करके, इस तरफ से लेता हूं, अपना परिचय भी दे दीजिएगा।
बिहार डायलॉग, इस मंच पर बिहार के तमाम दिग्गज, IBN 7 का ये मंच बिहार के पटना में, जहां इस वक्त मंच पर हैं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी। सवाल जवाब का ये सिलसिला चल रहा है। इनको इतना प्रेम था कि इन्होंने कहा, और यही नहीं, मोदी जी को प्रचार करने से आने में जब रोक दिया गया तो बड़े उछल रहे थे कि बड़े यहाँ जब छोटा वाला मोदी जी है तो फिर वहां केंद्र वाले मोदी जी का क्या काम है। उस समय क्यों नहीं अलग हो गए? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब नीतीश जी को नेता बनाए उस समय भी अपोज करते कि नीतीश जी में इतनी खामियां हैं, और ऐसा कुछ इनके पास सिरिंज है क्या जो पीएम मटेरियल बताते थे, मटेरियल अब खींच लिए या अलग हुए? तो आपका सवाल समझ में आया। देखिए, दो तीन है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो अकेले पीएम मटेरियल है। मैंने कहा कि जब देवगौड़ा बन सकते हैं देश के प्रधानमंत्री तो कोई बन सकता है, और पीएम मटेरियल होने के लिए, लेकिन अखबार ने जो पूरी बात छापी है इंडियन एक्सप्रेस ने भीतर में, वो तो लोगों ने पढ़ा नहीं, और चैनल के लोगों ने केवल एक लाइन चला दिया। तो पीएम मटेरियल कोई हो सकता है पीएम, यानी सीएम बनने के लिए कोई मापदंड है क्या, कोई पैमाना है क्या? उस संदर्भ, और मेरा जो पूरा पढ़िए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरा जो मेरा स्टेटमेंट पढ़िए, तो मैंने कहा इस देश में पीएम सीएम बनने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। हर व्यक्ति पीएम मटेरियल, नीतीश कुमार भी पीएम मटेरियल है, देवगौड़ा बन सकते हैं तो हो सकते हैं, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरा, जहाँ तक आपने भोज वाली बात कही, आपने अच्छा सवाल उठाया और मैं इसलिए अच्छा मौका दिया इसका जवाब देने के लिए। देखिए, उस समय लगभग ये तय हो गया था कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन नीतीश जी फिर केंद्र के नेताओं से, नितिन गडकरी जी थे और सारे लोग थे, मिलकर बाकी करके, और फिर हम लोग को लगा कि अगर हम इस मुद्दे पर सरकार गिरा देंगे तो लालू यादव लौट कर आ जाएगा। तो हम लोगों ने अपमान का घूंट केवल इसलिए पी लिया कि जंगल राज लौट कर नहीं आना चाहिए। अगर हम ये गठबंधन को इस मुद्दे पर तोड़ देंगे तो लालू यादव के लौटने की पूरी संभावना, चूंकि बीजेपी जेडीयू गठबंधन ही उसको रोकने में सक्षम है। इसलिए बिहार के हित में, और बिहार में जो काम हो रहा था, तो लोगों को लगता था ये गठबंधन नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, गठबंधन के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, और ये तो एक घटना है, दर्जनों घटनाएं हैं जो गठबंधन टूट सकता था, लेकिन राज्य के व्यापक हित में लोगों की गालियां खाकर भी मैंने गठबंधन को बचाने का काम किया, केवल राज्य के हित में। और पार्टी के भी इंटरेस्ट था कि 91 पर पहुंचे हम, 55 विधायक थे हमारे पार्टी में भी अनेक लोग मुझ पर आरोप लगाते थे। तो मैंने कहा भी पार्टी बढ़ रही है और राज्य का हित सर्वोपरि है, अपमान और स्वाभिमान ये सेकेंडरी है, मुख्य है कि राज्य का हित किस में। और इसीलिए राज्य के हित को ध्यान में रखकर, लेकिन वो और एक और बता दूं, चूंकि समय नहीं आपका इस चैनल में, नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया था 2010 के चुनाव में। और एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि 2010 में उनको उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी 91 सीटें जीतेगी, और उनका सर्वे बता रहा था कि उनको अपने बलबूते पर बहुमत आ जाएगा। और मैं इस बात का आज खुलासा करना चाहूंगा कि जीतने के बाद 2010 में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक अणे मार्ग में, उसमें नीतीश कुमार ने अकेले एड्रेस किया, जनता को धन्यवाद दिया। बीजेपी 91 सीट जीतने के बाद भी उन्होंने बुलाया तक नहीं, बगल में बैठाया तक नहीं। इसके पहले हर चुनाव में हम लोग मिलकर थैंक्स देते थे कि मिलकर चुनाव लड़े हैं, बिहार की जनता ने हमको इतना बहुमत दिया, और हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं। इसमें बहुत सारी बात, इसलिए उनके मन में उसी दिन से आ गया था कि इस गठबंधन को आज न कल, उनको उड़ीसा ध्यान में था कि मैं अपने बलबूते पर और मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो मैं चला लूंगा। उनको लग रहा था कि लालू यादव ने गठबंधन तोड़ दिया, अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, तो एक वर्ग विशेष का वोट मेरे साथ जुड़ जाएगा। और नीतीश कुमार को यही लगता था कि मैं नरेंद्र मोदी के नाम पर गठबंधन तोड़ दूंगा तो एक बड़ा समुदाय जो है वो नरेंद्र मोदी के कारण मेरे साथ जुड़ जाएगा, और इन्हीं सब कारणों से पीएम बनने का सपना हो, बाकी हो, और आज सीएम बनने के लिए परेशान है। सीएम बनने के लिए लालू यादव की चिरौरी कर रहे हैं, कांग्रेस के दरबार में जा रहे हैं सीएम बनने के लिए। तो यानी आदमी कहां से कहां पहुंच गया कि एक व्यक्ति जो 3/4 मेजोरिटी का साथ सरकार चला रहा था, एक प्रचंड बहुमत था, एक प्रचंड मैंडेट था, और आज वह व्यक्ति 100 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। यानी 115 जिसका विधायक है वो चुनाव लड़ रहा है 100 सीट पर। तो यानी आप, इसलिए ठीक है, आपने जो किया उसका परिणाम आप भुगतेंगे या जनता उसका जवाब देख ले। इससे मैंने कहा कि मैं बहुत सारी बातें चूंकि छेड़ दिया उन्होंने, तो मैंने इस बात का जिक्र कर दिया। मित्रों, हाँ, लो बाबू,
लव जी, ये इकलौता इंटरेक्शन नहीं है ना, बहुत लोग हैं और बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं। मैं और हम लोग- सैफ आलम- एक मिनट, हम लोग शेड्यूल से काफी लेट चल रहे हैं। बहुत से अतिथिगण जो हैं, जो अगले स्पीकर से, वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको ज्यादा इंतजार कराया जाए। आप सबकी इजाजत से, मेरे ख्याल से सुशील जी ने सब कुछ बातें बोल दी हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर आपको। थैंक यू बोलने के एक पहले सवाल। नहीं सर, नहीं, मैं अलाउ नहीं कर सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमको इसी दिन, आज ही के दिन खत्म भी करना है। मैं इनवाइट करूंगा हमारे सहयोगी एस कार्टूनिस्ट नीलाभ को, वो आए और आपको एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, जो आपने अपना वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े आके, उन्होंने आपके लिए एक बहुत शानदार सा स्केच तैयार किया है, वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड शुभकामनाएं। सुशील मोदी जी का शुक्रिया अदा करेंगे।